हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस क्लास में, जिसमें आज आप पढ़ रहे हैं क्लास 4 के एनवायरनमेंट की वर्कबुक, जिसका लेसन है 3 घर कैसे बने। तो शुरू करते हैं इसको। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी प्रकार के बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक मिलते रहेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए दोनों घरों को देखिए और उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक है ये रानी का घर और ये है शालिनी का घर, ये लिखा हुआ है नीचे। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि रानी का घर कौन से क्षेत्र में है। अब देखिएगा, ये देख के हम बता सकते हैं रानी का घर कौन से क्षेत्र में है। तो आप देखिएगा इसमें क्या है, ये जंगलों में बना हुआ है। या आप देखो ये बना कहाँ पे, बांस की लकड़ियों पर। जो रानी का घर है बांस की लकड़ियों पर बना हुआ है, यानी बांस पर बना हुआ है। इसका मतलब हम ऐसे कहेंगे कि रानी का घर एक ऐसे क्षेत्र में बना हुआ है जो बाढ़ प्रभावित एरिया होगा, या बाढ़ प्रभावित एरिया होगा, या जंगलों में है तो जंगली जानवर भी उसमें ज़्यादा होंगे। तो इस प्रकार से इनको ऊंचाई पर बनाया गया है। तो वहाँ पर जंगली जानवर ऊंचाई पर नहीं पहुँच पाते हैं। और दूसरा, बाढ़ प्रभावित होने का मतलब ये है कि अगर पानी भरा हुआ हो, कीचड़ हो, तो उसमें ये जो बांस की लकड़ी होती है जल्दी सड़ती गलती नहीं है। इसमें भीगे रहने पर भी इसमें जल्दी ज़्यादा कोई असर नहीं होता। तो इसलिए रानी का घर दोनों जगह के लिए हम कह सकते हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, या ऐसा क्षेत्र जो जंगलों में हो, जो जंगली जानवरों से हमारी सुरक्षा कर सकता। ऊंचाई पर जंगली जानवर सभी नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरा सवाल इसमें ये है कि रानी का घर बांस के खम्भों पर क्यों बना होगा। तो वही बात हमने आपको बता दी, रानी का घर बांस के खम्भों पर बना है, इसलिए बना है क्योंकि घर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बांस में है। तो बांस पानी और कीचड़ की में जल्दी सड़ते और गलते नहीं है। दूसरे, आप इसमें ये बढ़ा सकते हैं कि ऊंचाई पर होने की वजह से वहाँ पर जंगली जानवरों का प्रवेश नहीं हो पाएगा। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शालिनी घर कौन से क्षेत्र में है, बराबर लिखिएगा। तो शालिनी का क्षेत्र जो है वो दिखाई दे रही है, वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है। तो शालिनी का घर एक ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर बर्फ़ अधिक पड़ती है। तो इसीलिए उसकी छतें कैसी हैं, छतें ढालू नुमा है, जिन पर बर्फ़ पड़ेगी और लुढ़कती हुई नीचे चली जाएगी। तो इसमें आप अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रानी के समान घर में रहने वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए। देखो, ऐसे घरों में रहने वालों को सांप, कीड़े और दूसरे जानवरों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, क्योंकि हम जंगलों में रह रहे हैं, जंगली मतलब आएंगे तो जाएंगे ज़मीन पे ही चल के, तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। शालिनी घर बनाने में कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ होगा। तो शालिनी घर बनाने में ईंट, पत्थर और सीमेंट आदि का प्रयोग हुआ है, वो देखने से पता चलता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, रानी और शालिनी के घर की छत में क्या अंतर है। दोनों की छतें लगभग एक समान ढालू आकार की हैं। देखने पर ये पता चलता है दोनों की छतें ढालू आकार, यानी कोई भी उसके ऊपर हम छतें ऐसी हैं, उन छतों पर जाकर के बैठ नहीं सकते, छतों पर जाकर के सो नहीं सकते हैं, क्योंकि ढालू आकार की छतें हैं। तो उन पर बर्फ़ पड़े या पानी पड़े वो कुछ भी रुकने वाला नहीं है। और अगला सवाल है कि नौका घर इस्तेमाल कैसी जगह पर की जाती है। अब नौका घर हम कहाँ बना सकते हैं, जहाँ पर ज़्यादा झीलें वगैरह हों, झील हों, तालाब हों, ये पाए जाते हैं, वहाँ पर ऐसे नौका घरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप जम्मू कश्मीर में जाइएगा, वहाँ पर झीलें हैं, तो लोगों ने नौका में घर बना रखे हैं, यानी चलते फिरते घर आपके बन जाते हैं। क्या आपको नौका घर में रहना अच्छा लगेगा। बिल्कुल अच्छा लगेगा, क्योंकि ये घर एक चलता फिरता घर होगा। तो हमने ये लिख रखे हैं, केवल आपको पढ़ाना है, आप अपनी वर्कबुक में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कहाँ कहाँ तंबू लगे हुए देखते हैं। अब देखो, तंबू का घर ये अस्थाई घर होते हैं। जैसे बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में या कहीं रहने का संकट आ जाए, वहाँ लोग तंबू का घर बनाकर रहने लगते हैं, यानी अस्थाई घर बना लिया, कुछ दिन के लिए तंबू में रहिएगा जब तक हमारा दूसरा घर बन के तैयार ना हो जाए। तो ऐसी जगह हमें तंबू लगा के भी रहना पड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट। अगला है कि मान लो आपको तंबू में 2 दिन अकेले रहना है, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें लेकर जाना हो, तो आप कौन कौन सी, मान लो ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं। जरूरी चीज़ें देखो क्या होती है, तो लाइट वगैरह वहाँ व्यवस्था नहीं होगी, तो मोमबत्ती होनी चाहिए आपके पास, माचिस है, टार्च है, लाठी है, कुछ हल्के खाने पीने के सामान भी आपके साथ होने चाहिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, तंबू आपके घर से किस तरह से अलग होते हैं। तंबू रहने की एक अस्थायी व्यवस्था होती है, मतलब टेम्परेरी, आज है कल नहीं होगा, जबकि घर एक स्थायी व्यवस्था होती है। तो ये एक मेन व्यवस्था होती है, और घर में हमारी सब चीज़ों की व्यवस्था होती है, तंबू में वो सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो आप यहाँ पर और भी लिख सकते हैं।
नीचे दिए गए घर किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा और इनकी क्या विशेषताएं। देखो ये पेड़ पर बना हुआ घर है। पेड़ों पर घर वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ पर जंगल और जंगली जानवर अधिक पाए जाते हैं। तो हमने पेड़ के ऊपर ही अपना घर बना लिया और सीढ़ी लगा लेते हैं उस पर चढ़ने उतरने के लिए। और ये जो घर बना हुआ है इसे इग्लू कहा जाता है। ये घर वहाँ बनाए जाते हैं मतलब ध्रुवीय प्रदेशों पर। आप चले जाइएगा अपने साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर जहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है या बर्फ़ ही होती है, तो उस बर्फ़ के ही घर बना लेते हैं, यानी बर्फ़ के अंदर घर बना लेते हैं। इसको हम इग्लू कहते हैं। ऐसे घर ध्रुवीय प्रदेशों में बनाए जाते हैं जहाँ सिर्फ बर्फ़ पड़ती है और इन घरों का नाम होता है इग्लू। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए दोनों घरों को देखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। क्या कि चित्र में दिखाया गया घर किससे बना था। अब आप देख लीजिएगा कि ये मिट्टी और घास फूस का बना हुआ घर है, घास फूस और मिट्टी का बना घर है। ऐसे घर कौन से क्षेत्रों में बनाए जाते हैं? ऐसे ही घर रेगिस्तानी क्षेत्रों में बनाते, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बनते हैं, ठंडे प्रदेशों में इनको नहीं बनाते। ठंडे प्रदेशों में हमने इग्लू बताया वो बनते हैं, और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इन घरों को नहीं बनाया जा सकता है। तो एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने के लिए मिल जाएंगे, नहीं तो मेन रूप से आप रेगिस्तान लिख सकते हैं, क्योंकि अधिक गर्मी होने की वजह से ऐसे घरों में हमें गर्मी नहीं लगती है। देखते हैं नेक्स्ट। चित्र में दिखाया गया घर अधिकतर कहाँ देखने को मिलता है। आप देखो ये बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, तो ये कहीं गाँवों में या रेगिस्तान में या आप ठंडे प्रदेशों में चले जाएँ तो वहाँ थोड़ी ऐसे घर बने मिलेंगे। ये तो बड़ी बड़ी शहरों में ऐसे घर बने मिलते हैं। बहुमंजिला इमारतें क्यों बनाई जाती हैं, क्यों बनाई जाती है? सीधी सी बात है, बहुमंजिला इमारतें इसलिए बनाई जाती, जगह कम हो, रहने वाले ज़्यादा लोग हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो वो थोड़ी जगह में बहुत बड़ी मतलब ऊंचाई तक घर बना देते हैं, तो उसमें ज़्यादा लोग रह सकते हैं। जगह की कमी के कारण हमें बहुमंजिला मकान बनाने पड़ते हैं। इसमें ऊपर नीचे जाने की व्यवस्था क्या होती है? लिफ्ट लगी होती है, यानी लिफ्ट से आप ऊपर नीचे जाइएगा, क्योंकि जीने से चढ़ते चढ़ते आप वहाँ तक पहुँचेंगे तो आप तो हो जाएंगे, मतलब कितनी थकान आ जाएगी, 4 बार आपको नीचे ऊपर उतरना पड़ेगा तो हो गया काम। इसलिए लिफ्ट लगी होती है ऊपर नीचे जाने के लिए। कि हमें हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के घर देखने को मिलते हैं, इनके पीछे का क्या कारण होता है? भैया ज़मीन की उपलब्धता और भौगोलिक स्थिति के कारण अलग अलग घर देखने के लिए मिलते हैं। भाई जहाँ जैसे ज़मीन के कहीं आपको, अब ये घर कहाँ बनते हैं? जहाँ ज़मीन हमें पास कम होती है वहाँ हमें ऐसे घर बनाने पड़ते हैं। दूसरी भौगोलिक स्थिति क्या होती है? कहीं पहाड़ हैं, बहुत ऊंचाई पर घर बनाना, तो बहुत ऊंचाई पर क्या ऐसे घर बनाए जा सकते हैं? नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि वहाँ तक ये जो जिस मटेरियल का मकान बनेगा वहाँ तक ये सामान ले जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, तो ऐसे घर ऊंचाई पर नहीं बनाए जा सकते। तो पहाड़ पर घर बनाना तो हम बहुत छोटा घर बनाने की कोशिश करेंगे वहाँ पर। तो इसलिए हर जगह ज़मीन की उपलब्धता और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ही घर बनाए जाते हैं, इसलिए सब घर अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर ही देखो ये अंतर बताइएगा, गांव के घर और शहर के घर। सुविधाओं के आधार पर ये अंतर हमने लिख रखे हैं, आप अपना देख के लिख सकते हैं। इसमें घर हवादार होते हैं। देखो सुविधाओं के आधार पर गाँव के घर कैसे होते हैं? हवादार होते हैं। बिजली की सुविधा कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है। पानी पूरे घर में एक जगह पर ही होता है। अब यहाँ पर क्या होता है? शहर के घरों में हवा की सुविधा कम होती है, क्योंकि ज़्यादातर बंद घर होते हैं। बिजली और पानी की सुविधा अच्छी होती है, पूरे दिन बिजली रहती है, तो बंद घर में भी हम रह सकते हैं, गर्मी नहीं लगेगी। मजबूती के आधार पर मजबूत कम होते हैं। गांव के घर ऐसे हैं, ये मजबूत कम होते हैं, क्योंकि मिट्टी और घास हाथ के बने होते हैं, तो मजबूती नहीं होगी। शहर के घर क्या होता है? मजबूत अधिक होते हैं, क्योंकि कंक्रीट, लोहे आदि का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता, तो ये मजबूत हो जाते हैं। इसमें और भी अंतर पूछे गए हैं, देखिएगा उनको। कमरों के आधार पर गांव के घरों में 1 या 2 कमरे होते हैं, इनमें अधिक कमरे होते हैं, क्योंकि बड़े भी घर होते हैं, ये 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला तक बना देते हैं। कचरा ले जाने की व्यवस्था क्या होती है? अब घरों के बाहर एक जगह हम लोग कचरा इकट्ठा अपना करते रहते हैं, वह सड़गल जाता है, खेतों में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है? शहर के घरों के लिए कचरा लेने के लिए सफाई कर्मी आते हैं और आपके यहाँ का कचरा लेकर के अपना जाते हैं, वो कहीं भी डालते होंगे जहाँ उसका ट्रीटमेंट होता होगा। घर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली चीज़ें, गांव में जो घर बनते हैं उनमें उपयोग की जाने मिट्टी और घास, लकड़ी आदि का प्रयोग करते हैं, जबकि शहर में जो घर बनाए जाते हैं वहाँ कंक्रीट, पत्थर, सीमेंट, लोहा आदि का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो अंतर पूछेगा उसके आधार पर हमने ये लिखा है, आप अपना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोगों को गाँवों में शहरों की ओर जाने की आवश्यकता किन किन परिस्थितियों में पड़ी। ये कहा पूछा जा रहा है कि गाँवों से ज़्यादातर लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, आखिर क्यों? उसकी वजह क्या है? देखिएगा, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी चिकित्सा सुविधा के लिए गांवों की तुलना में अधिक बिजली रहती है। रोजगार के पर्याप्त अवसर शहर में मिल जाते हैं, गांव में ऐसे अवसर रोजगार के नहीं है, इसलिए आज की डेट में लोग क्या करते हैं? गांवों से शहर की तरफ
ज़्यादा जा रही। कार्ड तो बहुत से हैं, आप 2-4 कार्ड ही लिखें। आपके घर में किस प्रकार का कचरा होता है, आप उसे कैसे अलग अलग कर सकते हैं। देखो, सूखा कचरा और गीला कचरा दोनों प्रकार के कचरे को अलग अलग डस्टबिन में डाला जाता है। ये हमारी व्यवस्था है या नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि तालिका में दी गई वस्तुओं में जिन चीज़ों से खाद बन सकती है उन पर तो आपको टिक करना है, और जिन पर नहीं बन सकती उन पर आपको क्रॉस करना है। तो देखिएगा, भूसा से खाद बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, टिक कर दिया। सूखे फलों की बन सकती है, पेंच या कील की खाद नहीं बनती है, तो हमने क्रॉस किया है। कचरे का, हाँ, प्लास्टिक की चूड़ियों की खाद बनेगी, नहीं बन सकती, क्रॉस किया है। बचे हुए खाना की खाद बन जाती, बिल्कुल बन जाती। मरे हुए जानवर की खाद बनती है, बिल्कुल बनती है, उससे हमने टिक किया है। आगे देखते हैं, रसोई के कचरे को खाद में बदलने के लिए आवश्यक कदम नीचे दिए गए हैं। कचरे को एक गड्ढे में डालें, गड्ढों को बोरे या घास से ढकें और गड्ढे के निचले हिस्से को रेत से ढकें, फिर केंचुए डाल दें। अब इन चारों ऑप्शंस को हमें क्रम में लगाना, तो क्रम आपका क्या होना चाहिए, 2, 1, 4, 3। यानी 2 का मतलब है गड्ढे के निचले हिस्से में रेत डालें या रेत से ढक दें। फिर नंबर 1 पे कचरे को इस गड्ढे में डालें, फिर नंबर 4 पर केंचुए डाल दें, और नंबर 3 पर फिर गड्ढों को बोर या घास से ढक दें। आपकी खाद बनके तैयार हो जाएगी। और है इसमें, अब देखिएगा, इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं जो आपके नॉलेज में होने चाहिए। सूखे कचरे के निस्तारण में 4R, देखो ये 4R दिए गए। 4R का मतलब होता है रीयूज, पुनः प्रयोग करना, रिफ्यूज, मना करना, रीड्यूस, कम करना, और रिसाइकिल, मतलब जैसे हमारा पेपर है, पेपर को छुड़ा करके दोबारा पेपर बनाया जा सकता है। और ये लोहा है, रिसाइकिल का मतलब होता है किसी चीज़ का दोबारा फॉर्मेशन करना, उसे सड़ा गला के उसको दोबारा, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हमने गला देंगे फैक्ट्रियों में, उसकी दूसरी चीज़ें बना ली जाएंगी, तो वो रिसाइकिल करना कहलाता है। तो ये थे 4R। अब देखिएगा इनका विवरण यहाँ पर किस प्रकार से वो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग करना। ऐसा कचरा जिसका उपयोग पुनः किया जा सकता है वो रीयूज होता है। जैसे मान लीजिएगा आप पेप्सी की बोतल ले आए, तो उसमें पेप्सी तो आई थी, अब क्या पेप्सी ही रखी जाएगी, क्या दूसरी चीज़ नहीं रखती, तो आप उसको रीयूज में ले लीजिएगा, उसकी दूसरी चीज़ें रखने के काम में ले लीजिएगा। रीड्यूस का मतलब होता है कि हमें कचरा कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें कम प्रयोग करें जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाने वाली हैं। रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर दीजिएगा, पॉलीथीन आदि बैग का उपयोग करने से मना करिएगा कि हमें पॉलीथीन नहीं चाहिए। और रिसाइकिल का मतलब है बहुत से सूखे कचरे का पुनः निर्माण किया जा सकता है, उनको रिसाइकिल किया जा सकता है, सड़ा गला करके हम दूसरे आइटम उनके बना सकते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दी गई चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ों को आप रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर लोहे का पुराना सामान, पेट्रोल, प्लास्टिक की बोतल, कांच की बोतल, सूखे पत्ते, गोबर, बिजली का सामान, गाड़ी के टायर हैं, बचा हुआ खाना है, पानी है, रसोई गैस है, प्लास्टिक है, बैग है और कागज़ है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ से बाहर है, जैसे रसोई गैस तो जल के एक बार ख़त्म हो जाएगी, उसे दोबारा हम ना तो रीयूज कर सकते हैं ना रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, रिड्यूस का मतलब होता है आप कम, कैसे कम तो खर्च कर सकते हैं, यहाँ तक तो चल जाएगा। ठीक, तो इसमें हम लिख सकते थे जैसे रसोई गैस का प्रयोग आप कम कैसे करेंगे, खाना तो बनाएंगे ही आप। तो रीयूज में हमने कैसे लिखा, पानी का प्रयोग रीयूज किया जा सकता है, प्लास्टिक बैग का रीयूज किया जा सकता है, प्लास्टिक की बोतल का किया जा सकता है, कांच की बोतल का किया जा सकता है। और कम किन का करें, रिड्यूस कम करें, सूखे पत्ते, गोबर, बचा हुआ खाना, कागज़। और रिसाइकिल, लोहे का पुराना सामान, इन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है, प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल किया जा सकता है, कांच की बोतलों को रिसाइकिल किया जा सकता है, बिजली के सामान को रिसाइकिल किया जा सकता है, और गाड़ी के टायर को रिसाइकिल किया जा सकता है। वैसे रिसाइकिल में तो यहाँ ये रिसाइकिल नहीं किए जा सकते थे, बल्कि रिड्यूस का मतलब इनको कम करें या ये सड़गल के द्वारा भी हमारे प्रयोग में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इस टेबल में हमने ये भर दिए हैं कि प्लास्टिक की थैली को 4R पद्धति में किस तरह से उपयोग किया। प्लास्टिक की एक थैली ले रहे हैं और 4R पूरे इसमें यूज करिएगा, रीयूज, रिफ्यूज, रिड्यूस और रिसाइकिल। जैसे प्लास्टिक की थैली का पुनः प्रयोग किया जा सकता है, तो ये रीयूज में आ गया। इस थैली का उपयोग कम किया जा सकता है, ये रिड्यूस में चला गया। और उपयोग करने से मना किया जा सकता है, ये रिफ्यूज में चला गया। और प्लास्टिक की थैली को रिसाइकिल भी किया जा सकता है, तो ये रिसाइकिल हो गया। तो ये प्लास्टिक की थैली लेकर हमने चारों बातें उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर समझाई। आपके घर के कूड़ेदान जब भर जाता है तो घर के सदस्य उसका क्या करते हैं। सीधी सी बात है, जब घर का कूड़ेदान भर जाता है तब उसे कूड़े को बाहर इकट्ठे कूड़े पर पहुंचा दिया जाता है। वहाँ पर कूड़ा इकट्ठा होता रहता है,
तो जब वो इकट्ठा कूड़ा सड़ जाता तो उसे अपने खेतों में डाल लेते हैं। ये तो हमारे गाँवों की बात होगी। शहरों में तो वो लोग ले जाते हैं, सफाई कर्मी कहाँ ले जाते होंगे, वो जहाँ ट्रीटमेंट उसका होता होगा। कचरा ले जाने वाला आदमी कचरा लेकर कहाँ जाता है, जहाँ शहर का पूरा कचरा इकट्ठा होता है, जहाँ इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर कचरा उठाने वाला कचरा उठाने का काम ना करे तो क्या होगा, सीधी सी बात है। अब देखो, ये तो हम खुद लिख सकते भैया, कचरा उठाने वाला अगर नहीं आता है तो गंदगी फैलेगी, गंदगी फैलेगी तो बीमारियां फैलेंगी। तो इन सब से बचने के लिए हमें वो काम स्वयं करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तब चारों तरफ गंदगी फैलेगी, जिससे बीमारियां फैल सकती हैं। ऐसी स्थिति में साफ सफाई की जिम्मेदारी हम सबकी स्वयं की होगी। और लास्ट देखते हैं इसका, घर और आसपास की जगह को साफ़ सुथरा रखना क्यों ज़रूरी है। अब ये भी देखिए, कोई बताने की जरूरत, कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि गंदगी से अधिक मच्छर मक्खियाँ पैदा होते हैं, जो कि एक बीमारी का कारण होती हैं। इसलिए सीधी सी बात है, हमें अपने चारों तरफ साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, दैनिक जीवन में आप कौन कौन से ऐसे काम कर सकते हैं जिससे कम कचरा उत्पन्न हो। किन्हीं 3 सुझावों को लिखिएगा आप अपनी तरफ से। 3 बहुत से सुझाव हैं, हो सकता है जो हमने लिखे हैं वो उतने अच्छे ना हों, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कि कचरा को कम हो, इसके लिए हमें 4R का यूज करें। ठीक, जो 4R हमने आपको बताए हैं उनको ध्यान में रखें, जैसे रीयूज, रीड्यूस, रीसाइकिल और रिफ्यूज और रिसाइकिल। इन 4 बातों को आप ध्यान में रखें तो हमारा कचरा कम होगा। तो ये था हमारा चैप्टर घर कैसे बने। आशा करता हूँ आपने समझ पाया हो इसमें, और 4R का मतलब भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।